मूवी में 2067 का टाइम दिखाया गया है, जहां हमें बताया जाता है कि इस टाइम सारे प्लांट्स खत्म हो गए हैं और इस वजह से ये सारी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी। अब ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये सारे लोग मरते जा रहे थे। अर्थ से लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। बस ऑस्ट्रेलिया का एक ही शहर बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे। लेकिन इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से ह्यूमंस को बहुत सारी डिसीज अटैक कर रही थी। अब यहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर ईथेन को देखते हैं, जिसकी वाइफ भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की वजह से इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई थी। पर ईथेन फिर भी अपनी वाइफ को बेस्ट ऑक्सीजन देने के लिए काफी मेहनत कर रहा था, क्योंकि 2067 में ऑक्सीजन के लिए भी पे करना पड़ता था। ऑस्ट्रेलिया में ये जो भी लोग बचे हैं वो एक खास कॉर्पोरेशन की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। अगले दिन ईथेन को रेजिना अपने पास बुलाती है। रेजिना इस कॉर्पोरेशन की सीईओ और रिसर्चर होती है, जो ईथेन को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती है कि अगर ये बीमारी ऐसे ही फैलती रही तो एक दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहती है एक तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। ये सुनकर ईथेन चौंक जाता है। तो फिर रेजिना ईथेन को एक लैब में ले जाती है, जहाँ ईथेन के साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है। लैब में आने के बाद उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और यहाँ ईथेन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन ईथेन के फादर ने ही बनाई थी। जहाँ रेजिना ईथेन को बताती है कि ये टाइम मशीन केवल तुम ही चला सकते हो, क्योंकि इस टाइम मशीन को एक्टिवेट वो घड़ी ही कर सकती है जिसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें दी थी। ईथेन जब वॉच के बारे में सुनता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक घड़ी दी थी, जिसे उसने जब पहना था तो उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून निकला था। उसके फादर ने कहा था कि ये घड़ी तुम्हें पहचान दिलाएगी, इसे कभी भी अपने से अलग मत करना। लेकिन इस वॉच के बारे में ईथेन को कुछ भी नहीं पता था। तो रेजिना ईथेन को बताती है कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज आया है जो कि फ्यूचर का है, और मैसेज में तुम्हें 400 साल आगे यानी फ्यूचर में भेजने की बात लिखी है। यहाँ लैब के रिसर्चर ईथेन को बताते हैं कि आज से 600 साल बाद की दुनिया बिल्कुल पहले की तरह सेम होगी, यानी कि वहाँ प्लांट और ऑक्सीजन है और वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल नॉर्मल है। और रिसर्चर ईथेन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर के प्लान के मुताबिक 400 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जाना होगा और वहाँ से प्लांट और ऑक्सीजन यहाँ पर लाना होगा, जिससे हम दोबारा यहाँ के एनवायरनमेंट को पहले जैसा बना लेंगे। ईथेन को ये लग रहा था कि यहाँ ये सब लोग उससे मजाक कर रहे हैं, और अगर ये सच भी है तो ईथेन वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। लेकिन रेजिना को लगता है कि अगर ईथेन फ्यूचर में चला जाए तो सच में वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अब हम अगले सीन में ईथेन को उसके फ्रेंड जूड के साथ देखते हैं, जो उसे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा था। लेकिन ईथेन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके फादर ने जो किया था वो इस चीज को दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके फादर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ईथेन और उसकी मोम को छोड़कर चले गए थे। फिर ईथेन की मोम की डेथ के बाद जूड एक बड़े भाई की तरह ईथेन का ख्याल रखता था, और ईथेन अपने फादर की तरह अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जूड उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ बीमार है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाओ और वहाँ से प्लांट और ऑक्सीजन लेकर आओ, जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा और तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। और घर आने के बाद ईथेन जब ये बात अपनी वाइफ को बताता है तो वो भी ईथेन को फ्यूचर में जाने के लिए बोलती है। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि ईथेन फ्यूचर में जाए, लेकिन सबकी भलाई के लिए वो ईथेन को फ्यूचर में जाने के लिए मना लेती है। अगली सुबह ईथेन बहुत सोचने के बाद रेजिना के पास आता है और वो उससे कहता है कि मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि अगर आपको उन डिसीजेस का क्योर मिल गया तो सबसे पहले आप मेरी वाइफ को ठीक करोगी। इस बात को रेजिना मान जाती है। अब यहाँ ईथेन को फ्यूचर में भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ लैब में ईथेन को एक सूट दिया जाता है, जिस सूट को उसे मशीन में जाने से पहले पहनना था। और जब ईथेन आगे का प्लान पूछता है तो उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ईथेन को फ्यूचर में कौन मिलेगा और वो वापस कैसे आएगा। अब तो ईथेन को जाना ही था। अब इसके बाद ईथेन को एक डिवाइस दिया जाता है जो इसे पार्ट से कनेक्ट रखेगी। फाइनली ईथेन को अब मशीन पर खड़ा कर दिया जाता है और वो लोग टाइम सेट करके मशीन को ऑन कर देते हैं, जहाँ मशीन चालू होने के बाद एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मशीन के अंदर ईथेन बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था और आखिरकार वो स्पेस में घूमता हुआ एक अनजाने से जंगल में आकर गिर जाता है। हवा में बहुत तेजी से मूव करने पर ईथेन के सूट में आग लग जाती है, जिसे वो जल्दी से निकाल देता है। जिसके बाद वो अपनी आंखों से देखता है कि दुनिया पहले जैसी हो गई है। ईथेन प्लांट और ऑक्सीजन को देखकर बहुत खुश होता है और थोड़ा आगे जाने पर ईथेन को एक कंकाल नजर आता है, जिसके सर पर एक बुलेट का निशान था। और जब वो उस कंकाल की पोशाक से नाम पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसी का कंकाल था। फिर उसे वहाँ से वैसा ही डिवाइस मिलता है जो उसे उन साइंटिस्टों ने दिया था। ये सब देखकर ईथेन तो डर गया था और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ उसे
उसे उस कंकाल के हाथ में वही सेम ईथन जैसी घड़ी मिलती है, लेकिन फर्क सिर्फ लाइट का था। कंकाल की वॉच में हरी लाइट थी जबकि ईथन की वॉच में लाल लाइट थी, जैसा उसने अपने बचपन से देखी थी। और ये चीज देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ घूमते घूमते रात हो जाती है। ईथन रात बिताने के लिए आग जलाता है। वो वहाँ पर कुछ बेरीज को तोड़कर खाता है, लेकिन वो बेरीज जहरीली होती है जिससे ईथन की तबीयत खराब हो जाती है और ईथन बेहोश हो जाता है। ईथन की खराब तबीयत के बारे में उस डिवाइस की मदद से लैब में पता चल जाता है और जब ईथन होश में आता है तो उसके सामने उसका फ्रेंड जूड था, जिसे ईथन को बचाने के लिए फ्यूचर में भेजा गया था। अगले दिन ईथन और जूड को आगे जाते समय एक दरवाजा नजर आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ईथन का कंकाल जो हमने पहले देखा था वो अब इस दरवाजे के आगे था, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में कुछ चेंज हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्कैनर आता है और वो ईथन की आइस को स्कैन करके गेट को खोल देता है और उस दरवाजे के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये वही लैब है जहाँ से वो फ्यूचर में आए थे। जूड ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उनके सामने वही टाइम मशीन थी जिसकी मदद से वो पास्ट में दोबारा जा सकते थे। लेकिन उन्हें मशीन के ऊपर एक टाइम दिखता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लैब रीएक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद खत्म हो जाएगी और इस सिस्टम को इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि कोई भी इस टाइम मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ ईथन एक होलोग्राम को ऑन करता है जहाँ उसके फादर ने इस टाइम मशीन की डिटेल बताई हुई थी और अब उन्हें तेजी से काम करना था, यानी कि उन्हें अब ऑक्सीजन और प्लांट को कलेक्ट करके वापस जाना था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्टर यानी कि जो मशीन ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी वो खराब है, तो वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और उन दोनों को ये मशीन 4 घंटे के अंदर ठीक करके वापस जाना था और अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। यहाँ उन्हें बाहर जाने पर पूरी सिटी प्लांट से कवर दिखती है। जगह जगह पर उन्हें इंसानों की हड्डियां दिखती हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि इस मशीन के एक्सटेंट होने की वजह से यानी कि इंसान के खत्म होने के बाद ये सारी सिटी प्लांट में चेंज हो गई थी, यानी कि इंसानों के जाने के बाद ही दुनिया का एनवायरनमेंट ठीक हुआ था। फिर ईथन अपने घर जाता है और अपनी वाइफ के कंकाल को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ईथन को जो फ्यूचर में डिवाइस मिला था वो उसे ऑन करता है। तब उसे पता चलता है कि जूड ही उसे शूट करेगा। अब ये रिकॉर्डिंग जूड भी सुन लेता है और वो ईथन को शूट करने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन ईथन उसे रोक देता है और वो जूड से कहता है कि वो मरने से पहले इस मशीन को ठीक कर देगा। तो वो लोग फिर से लैब में आते हैं जहाँ उनके पास सिर्फ 37 मिनट बाकी थे। अब यहाँ ईथन लैब के बाहर अपने कंकाल को देखने जाता है कि क्या जूड को रोकने से उसका फ्यूचर चेंज हुआ, लेकिन वो देखता है कि उसका स्केलेटन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जिससे उसको पता चलता है कि अभी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ है और अब वो फ्यूचर को जानना चाहता था। इसीलिए वो अपने डिवाइस से बैटरी निकालकर फ्यूचर वाले डिवाइस में लगाता है, जहाँ पर उसे वो वीडियो नजर आती है जिसमें जूड ने उसे मारा था। यहाँ जूड उसे बताता है कि हम वैसे भी नहीं बचने वाले हैं क्योंकि ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए समय रहते ही हमें टाइम मशीन में बैठकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ईथन उसकी बात ना मानते हुए उसे एक रूम में लॉक कर देता है और लैब में आकर अपने फादर का रिकॉर्डर होलोग्राम ऑन करता है और ये होलोग्राम उस दिन का है जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। यहाँ पर ईथन देखता है कि उसके फादर अपनी बनाई हुई मशीन से मैनकाइंड और बाकी लिविंग चीजों को बचाना चाहते थे, लेकिन रेजिना उस मशीन को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी। अब क्योंकि रेजिना अपने प्लान में कामयाब ना हो जाए तो इसीलिए ईथन के डैड टाइम मशीन को ईथन के डीएनए से मैच कर देते हैं। इसी वजह से वो घड़ी पहनने से ईथन के हाथ से खून निकला था। क्योंकि रेजिना बहुत बुरी औरत थी, वो जूड के साथ मिलकर ईथन के पेरेंट्स को मार डालती है ताकि वो फ्यूचर में ईथन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये सब देखकर ईथन टूट जाता है और वो खूब रोने लगता है क्योंकि जिसको उसने अपना भाई माना था उसी ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। यहाँ ईथन को इस बात का भी पछतावा होता है कि इतने सालों से वो अपने फादर को गलत समझ रहा था, वो भी सिर्फ जूड के कहने पर। अब ईथन रेजिना को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तभी जूड आकर उसे रोक देता है और जूड यहाँ ईथन को सारी सच्चाई बताता है कि रेजिना ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा था कि जब ईथन उस डिवाइस को ठीक कर रहा हो तो मैं उसे मार दूं। लेकिन जूड ईथन को अपने भाई की तरह समझता था और इतने सालों से उसके साथ रहकर उसे ईथन से लगाव हो गया था, इसीलिए वो ईथन को मारने के बजाय खुद को ही शूट कर लेता है और अब ईथन अपने डैड का मकसद पूरा करने के लिए काम में लग जाता है। इसके बाद वो जल्दी से ऑक्सीजन कलेक्टर को भी ठीक कर लेता है और सारे प्लांट्स को टाइम मशीन में डालकर पास्ट में भेज देता है, जहाँ ईथन ने अपने फादर के मर्डर और रेजिना के प्लान्स के एविडेंस भी भेजे थे, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं गया था। इससे रेजिना का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है और रेजिना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ ईथन पास्ट में अपनी वाइफ के लिए एक फ्लावर भी भेजता है और खुद फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और जब ईथन लैब से बाहर आता है तो उसे वहाँ कोई भी कंकाल नहीं दिखता, जिससे उसे पता चलता है कि पास्ट अब चेंज हो गया है। और फिर फ्यूचर का एक अच्छा सा व्यू दिखाते हुए मूवी
सभी का एंड हो जाता है। तो हमें क्या सीख मिली? हमें अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। सेव ट्री लाइफ ऑक्सीजन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।